हेलो दोस्तों, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में आज हम वायुदाब और चक्रवात के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके साथ आने वाले बेल के बटन को जरूर दबा लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें आज हम वायुदाब, चक्रवात, पवन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है, हमारे आसपास की वायु दाब डालती है। यानी कि हम जिस स्थान पर होते हैं हमारे चारों ओर उस स्थान पर वायु का घेरा बना हुआ है और वह वायु हमारे ऊपर दबाव डालती है। क्या करती है? दबाव डालती है ना। ये है इसका। आप बहुत एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यदि आप गुब्बारे में हवा भरें तो क्या करता है, वो हवा जो है गुब्बारे के दीवार पर दबाव डालता है जिससे गुब्बारा फैल जाता है या फूल जाता है। ठीक है, यानी कि आप गुब्बारे में हवा की ज्यादा मात्रा डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो गुब्बारे की दीवारों पर दबाव डाल रहा है। ऐसे ही जब हमारे पास चारों तरफ हवा है तो क्या कर रहा है, ये हमारे ऊपर भी दबाव डाल रहा है। हवा के दबाव के कारण ही पत्तियां हिलती हैं या जिस किताब का पेज खुला होता है अगर हवा जरा सी भी चल रही होती है तो फड़काने लगती हैं। ऐसा हमेशा वायुदाब के कारण ही होता है। अगला पॉइंट है कि वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित हो जाती है। आप सीधा सीधा उदाहरण जल का ले लीजिए कि यदि आप जल को ठंडा करते हैं तो संकुचित होता है, यानी कि वो जो होता है सिकुड़ने लगता है। तो जल को जब आप बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो बर्फ का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब आप गर्म करते हैं तो वो फैलता है, पहले बर्फ से द्रव में बदलेगा, द्रव से फिर वाष्प में, यानी कि फैल जाएगा। ठीक इसी प्रकार वायु भी होती है कि जब वायु को गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है, प्रसारित होता है यानी फैलता है। और जब कोई चीज प्रसारित होती है तो उसका घनत्व जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि वो हल्की होने लगती है अपेक्षाकृत पहले की, है ना। तो जब आप वायु को गर्म करते हैं तो हल्की होती है और हल्की होने के बाद ऊपर उठने लगती है। अगला पॉइंट है, गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। जैसे पृथ्वी की सतह पर वायु जब गर्म होगी तो वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगी और उसके पड़ोस की जो ठंडी वायु है वो उस ऊपर उठे वायु के खाली स्थान पर आने का प्रयास करेगी या आएगी या फिर उस स्थान को भर लेगी। इसी के कारण पवन चलती है या हवा कह सकते हैं कि चलती है। हवा के चलने का केवल और केवल एकमात्र कारण है कि हवा का गर्म होकर पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ जाना। जब पृथ्वी की सतह से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो उस खाली स्थान को भरने के लिए पड़ोस की जो पास की ठंड हवाएं होती हैं उस स्थान को भरने के लिए आती हैं, जिससे हवा क्या होती है, चलती है। अगला पॉइंट है कि जब गर्म वायु ऊपर उठती है उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होती है। हमने अभी आपको बताया कि जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहां पर स्थान खाली होने लगता है, तो वहां पर वायु का दबाव कम हो जाता है। क्या होता है, वायु का दबाव कम हो जाता है और जो पास क्षेत्र की वायु है, ठंडी वायु है, उच्च दाब के कारण वो वहां पर चली जाती है। अगर आप इसको करके देखना चाहें तो आप पानी में करके देख सकते हैं कि पानी में कोई वस्तु डालिए तो वहां का जल जो है हट जाता है। क्या होता है, हट जाता है। और जैसे ही उस वस्तु को आप हटाएंगे तो वहां का स्थान घेरने के लिए बगल से पानी उच्च दाब के कारण उस स्थान को भर लेता है। ठीक उसी प्रकार वायु भी है। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, गतिशील वायु पवन कहलाती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। यदि आपसे कोई पूछे कि पवन ऊर्जा क्या है तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं वायु की गतिशीलता से संबद्ध गतिज ऊर्जा ही पवन ऊर्जा है ना। कोई डेफिनेशन कोई पूछता है कि भाई पवन ऊर्जा क्या है तो आप सीधे सीधे कहिए कि वायु की गतिशीलता से संबद्ध गतिज ऊर्जा ही पवन ऊर्जा है, यानी वायु गतिशील होगी तो उसको आप पवन कहेंगे। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर असमान तापन
पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण। पवन यानी कि बहती हुई वायु, गतिशील वायु बनने का जो कारण है वो असमान तापन है पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर, है ना। क्या है, या कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर, जो भी आप कहना चाहें, पृथ्वी पर असमान यानी पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर असमान तापन यानी ताप की जो प्रकृति है वो समान नहीं है। यानी कहीं पर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर ठंडी पड़ रही है। इसी के कारण क्या होता है, पवन बनता है या हवा चलती है। अब कैसे ये प्रक्रिया होती है, देखिए हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब वायु गर्म होती है तो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। यानी जिस प्रदेश में सूर्य चमक रहा होगा या जिस क्षेत्र में सूर्य चमक रहा होगा वहां पर क्या होगा, गर्म होगा, वहां का वातावरण गर्म होगा। तो वहां पर सरफेस, जो पृथ्वी के सरफेस यानी सतह की वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी, है ना। क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी। फलस्वरूप जो बगल के वायु है उच्च वायु दाब के कारण वो उस जगह को भरने के लिए आएंगे, जो पवन का रूप धारण करेंगे या पवन बनाएंगे, या बहती वायु या गतिशील वायु जो भी आप कहना चाहेंगे वो उसका रूप धारण कर लेंगे। ठीक है। पृथ्वी पर देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर वायु प्रवाहित होती है, और वहीं दूसरे ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से कह सकते हैं उधर से भी भूमध्य रेखा की तरफ वायु प्रवाहित होती है। इसका कारण यही है कि जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये अक्सर ठंडे होते हैं, जबकि जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर सूर्य लगातार चमकता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। यानी ऐसी पवन, ऐसी गतिशील वायु जिसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। यानी जो समुद्र से पवन धरातल की तरफ आते हैं उसमें क्या होती है, जलवाष्प होती है, और यही जलवाष्प बादल का रूप धारण करते हैं और यही वर्षा करते हैं। अगला पॉइंट है उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बनते हैं। उच्च वेग की पवन यानी पवन वायु में जब गतिशीलता बहुत ज्यादा होगी और वायु दाब में बहुत ज्यादा भिन्नता होगी। आपको बताते चलें कि जब पवन बहुत ज्यादा वेग से चल रही होती है तो वायु दाब की मात्रा जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, और ये निम्न वायु दाब के कारण ही चक्रवात बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वायु गोल गोल घूमने लगती है, वायु गोल गोल घूमने लगती है। ठीक है। और ये बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि छोटी ही मात्रा में होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में भी हो सकता है। अगला पॉइंट है कि उपग्रहों तथा राडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। ये चक्रवात जो होते हैं कभी कभी काफी घातक हो जाते हैं, खासकर ये तटीय क्षेत्रों में ज्यादा आते हैं, जो समुद्र से क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वायु को अपने साथ घेर कर ले आते हैं। इसके साथ ही पानी की भी सतह निम्न वायु दाब के कारण ऊपर उठने लगती है, जो एक दीवार की तरह होती है, और ये आकर समुद्र की किनारे से टकराती है। तो किनारों पर बसे जो शहर होते हैं या फिर गांव होते हैं वहां से टकराती है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ये तबाही मचाती है या जान माल का हानि होता है। तो इन सब से बचने के लिए जो आज के रडार और उपग्रह जैसी तकनीकी है, इसकी सहायता से चक्रवातों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे हम चक्रवात से होने वाले जान माल के हानि से बच सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता होती है। यानी चक्रवात के समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या उपाय हमें अपनाने चाहिए, ये हमें स्वतः ही समझना चाहिए। यानी हमें किसी भी विपरीत या असहज परिस्थिति में अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता होती है। अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा होता है। तो जब आप अपनी स्व सहायता करेंगे, अपनी खुद सहायता करेंगे, तो क्या होगा, चक्रवात हो या कोई भी प्राकृतिक या मानवकृत आपदा हो, तो उसके पहले जो है आप अपने सुरक्षा के उपाय स्वतः कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं।
अब है कि बादलों के निर्माण, वर्षा, तूफान और चक्रवात। ये चक्रवान लिखा है, चक्रवान नहीं, ये चक्रवात है। ठीक है, तो चक्रवात बनने की जो प्रक्रिया है, इसको समझने के लिए अब हम एक रेखा चित्र का सहारा लेंगे और उस रेखा चित्र की सहायता से चक्रवात और तूफान या वर्षा इन सब का निर्माण कैसे होता है वो समझेंगे। तो आइए चलते हैं। ये हमारा एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर। अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि जब दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर होता है, तो जहां पर ज्यादा तापमान होता है वहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, और जहां ताप कम होता है वहां की ठंडी वायु उस दूसरे जगह पर जहां पर वायु ऊपर उठी है वहां के खाली स्थान को भरने के लिए आगे आ जाती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखिए कि वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, संवहन धाराओं का मतलब होता है कि गर्म वायु का ऊपर उठना और ऊपर बगल से क्या है, ठंडी धाराओं का उसमें आना। ठीक है, यानी एक चक्र सा हो जाना, क्या होना, एक चक्र सा बन जाना। तो इन्हीं धाराओं को क्या कहा जाता है, संवहन धाराएं कही जाती हैं। या वायु की इस प्रक्रिया के दौरान ऊपर उठने और वहां भरने के दौरान जो चक्र बनता है, ठीक है, या जो धाराएं बनती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, संवहन धाराएं कहा जाता है। संवहन धाराओं के बाद गर्म वायु ऊपर उठती है। ठीक है, संवहन धाराओं के द्वारा गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ठंडी वायु निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। ठंडी वायु जो होती है वो निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, और अगले चरण में आप देखेंगे कि गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनता है। ठीक है, जो गर्म वायु होता है ये क्या होता है, ऊपर उठकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर उसमें जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो संघनित हो जाती है। संघनित होती जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाता है और यही बादल बनाते हैं। बादल में बड़ी बड़ी जल की बूंदें होती हैं। ठीक है, ये भूमि पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरती हैं। ठीक है, वर्षा जो होता है ये पानी के रूप में भी हो सकता है, ओले या हिमपात इन सभी के रूप में जमीन पर आ सकता है। अब वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी को नीचे गिरती बूंदों और ऊपर उड़ती वायु उच्च वेग से गतिशील रहते हैं। यानी जो वायु नीचे से यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रही है और ऊपर से पानी भी उच्च गति से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के घर्षण के कारण, ठीक है, गतिशीलता होती है इन दोनों में, तो इन्हीं दोनों के घर्षण के कारण क्या होता है, तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। तड़ित झंझावात यानी बिजली का कड़कना, ठीक है, और बादल का गरजना, ये दोनों इसी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब गर्म वायु ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर ऊष्मा को क्या करती है, बिखेर देती है। ठीक है, जिससे आसपास की वायु गर्म हो जाती है। क्या होती है, आसपास की वायु गर्म हो जाती है, और यही सब मिलकर तड़ित यानी कि बिजली, ठीक है, और गर्जना का निर्माण करते हैं। और मौसम की कुछ परिस्थितियों में ये जो झंझावात है, ठीक है, झंझावात है, ठीक है, या तड़ित है, ये क्या करता है, चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक कर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी दिखाएं, उसके लिए शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।